नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की शुक्रवार को अचानक से तबीयत खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल की ओर से कहा गया है कि सोनिया गांधी अभी निगरानी में है और उनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत, रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक टली सुनवाई। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत अभी जारी रहेगी। पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार 17 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को असम और यूपी में दर्ज कुल 3 FIRों को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करना है। असम और यूपी सरकार ने बताया कि उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत रद्द करने के लिए असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। ये आपको बता दें कि असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की है। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम ले जाने से पहले ही अंतरिम जमानत दे दी थी। असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम जानबूझकर गलत बोलने की निम्न स्तरीय हरकत के पीछे किन लोगों का दिमाग था। असम पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से माफी मांगना सिर्फ छलावा है, उन्हें वास्तव में कोई पछतावा नहीं है। पवन खेड़ा ने माफी मांगकर सुप्रीम कोर्ट से राहत पाई है, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस अपने ट्विटर और सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी के पिता का नाम जानबूझकर दामोदर दास की जगह गौतम दास लिखती रही। इससे साफ है कि पवन खेड़ा की जुबान गलती से नहीं फिसली थी, बल्कि उनकी पार्टी के लोग इस साजिश में भागीदार हैं। आपको बता दें कि फिलहाल असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के नेतृत्व में दिन पर दिन गिर रहा कांग्रेस पार्टी का स्तर। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बीदर में शुक्रवार को जनसभा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हारने के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हारे तो हारे, लेकिन ऐसे हारे कि दूरबीन से भी दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस को नागालैंड में एक भी सीट नहीं मिली, मेघालय में 3 सीटें मिली हैं और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास में विजय का कोई भी सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये लोग नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी तुम मर जाओ। इनके कहने से क्या होता है, ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जेडीएस कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को उनके जन्मदिन पर सम्मानित किया है, वो कुछ ऐसा है जो सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए कि ऐसे नेताओं के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने निजलिंग गप्पा को अपमानित किया, राजीव गांधी ने गद्दावर नेता वीरेंद्र पाटिल जी को एयरपोर्ट पर अपमानित किया। पार्टी के नेताओं का अपमान करने वाली कांग्रेस कर्नाटक का सम्मान कैसे करेगी? इसे देखते हुए बीजेपी को वोट करिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं सिद्धारमैया से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था? आपने सिर्फ दिल्ली के एक परिवार के लिए ATM बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया था। कांग्रेस और जेडीएस कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। और बड़ी खबर, मेघालय में होने जा रहा सरकार का गठन, कोनराड संगमा 7 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये आपको बता दें कि मेघालय में बीते दिन गुरुवार को आए चुनावी नतीजों में कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। इसके बाद शुक्रवार को संगमा ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। एनपीपी ने राज्य की 59 सीटों पर हुए चुनाव में 26 सीटें जीती। संगमा ने कहा कि उन्हें बीजेपी, HS, PDP और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने सरकार बनाने को लेकर
कुल 32 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। संगमा ने कहा कि मैंने राज्यपाल को कई दलों के समर्थन का पत्र सौंपा है। कुल मिलाकर हमारे पास में 32 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को सुबह 11 बजे होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और ये बड़ी खबर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश की बात करने से नहीं होता अपमान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस मुद्दे को छेड़ने के मामले पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। इस मामले पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी इजरायल के साथ में मिलकर अपने देश के लोगों के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, बीबीसी के दफ्तर पर रेड कर रहे थे, तब विदेश में अपमान नहीं हो रहा था। हिंदुस्तान की चर्चा करने से हिंदुस्तान के लोगों का अपमान नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी के पेगासस वाले बयान के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि पेगासस कहीं नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग में है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। राहुल गांधी को बार बार झूठ बोलने और देश का अपमान करने की आदत है। भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती, विदेशी दोस्तों और विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना उनकी आदत बन चुकी है। ये चीजें कांग्रेस के एजेंडे पर सवाल खड़े करने वाली हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके और कई अन्य विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि गुप्तचर अधिकारियों ने खुद उन्हें फोन करके बताया था कि बातचीत करते हुए वो सावधान रहें क्योंकि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए व्याख्यान में यह भी आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर अब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के साथ में मिलकर अपने देश के लोगों के फोन में पेगासस लगवा रहे थे और बीबीसी के दफ्तर पर रेड कर रहे थे, तब विदेश में अपमान नहीं हो रहा था। हिंदुस्तान की चर्चा करने से हिंदुस्तान के लोगों का अपमान नहीं होता। और ये बड़ी खबर, पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कई नेताओं के फोन हुए टैप लेकिन मेरे पास नहीं है सबूत। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब पेगासस के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि हमने इस मुद्दे को कई बार संसद में उठाया है लेकिन केंद्र सरकार इसका जवाब नहीं देती है। बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। कई नेताओं के साथ में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से लोगों के फोन भी टैप होते हैं लेकिन मेरे पास में प्रूफ नहीं है कि किसका हो रहा है और कहां से हो रहा है। हालांकि सभी को पता है कि फोन टैपिंग कैसे होता है लेकिन वो प्रूफ मांगते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में जब हम प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब नहीं दिया जाता और बहुत से प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहां तक कि हम संसद में सच्चाई बोलते हैं तो संसद से निकाल दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ये स्थिति लाई है और अगर ऐसा ही चला तो लोगों को सच का पता भी नहीं चलेगा। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी के माणिक साहा ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। 8 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ये आपको बता दें कि माणिक साहा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को सौंप दिया। राजभवन से बाहर निकलते वक्त माणिक साहा ने पत्रकारों से कहा कि हम लोग आज राज्यपाल के पास आए हैं और मैंने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। माणिक साहा ने आगे कहा कि राज्यपाल ने कहा कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक मैं काम करूं। माणिक साहा ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को हो सकता है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को आए। राज्य में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार लेफ्ट और कांग्रेस को झटका देते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती। ऐसे में बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा अब प्रदेश में 33 हो गया। हालांकि बीजेपी को पिछली बार यानी 2018 के चुनाव के मुकाबले 4 सीटें कम मिली हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी त्रिपुरा में जल्द ही सरकार बनाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 8 मार्च को त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से राजनीति में आ गया बड़ा भूचाल। बोले ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी ही ना बचे। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार के लिए और कोई नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में बदले लुक को लेकर कहा कि उनका कोई लुक बाकी नहीं रह गया है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के ग्वालियर
पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। साथ ही यह भी कहा कि मैं उनके लुक की बात नहीं करना चाहता। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के परिणाम ही बता रहे हैं कि देश की सियासी फिजाओं में अब उनकी हैसियत क्या है। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, इसके रुझान अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए चुटकी ली और कहा कि मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक कांग्रेस पार्टी ही न बचे। आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, आज होगी सुनवाई। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर निचली अदालत में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज ही मनीष सिसोदिया की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। आपको बता दें कि आज ही उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, 14 मार्च को भोपाल में हुंकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। ये आपको बता दें कि चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के साथ में आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर रही है। 14 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी यहां से चुनावी शंखनाद करने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने बताया कि मार्च के अंत से आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। गांव-गांव तक संगठन को खड़ा किया जाएगा। जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर हुई कार्रवाई को लेकर संदीप पाठक ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात के नतीजों से बीजेपी बुरे तरीके से बौखला गई है। इसी बौखलाहट के चलते पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया। पाठक ने कहा कि पार्टी को कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने खालिस्तानी समर्थकों को लेकर मचे बवाल पर पंजाब सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार के द्वारा खालिस्तानी समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते वे लोग हंगामा कर सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को कई मौके दिए, लेकिन दोनों ही दलों ने जनता को धोखा दिया। अब जनता ईमानदार सरकार और राजनीतिक दल चाहती है, इसीलिए जनता अरविंद केजरीवाल को मौका देने जा रही है। संदीप पाठक ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना जमानत के लंबे समय तक ईडी के कानूनों के तहत किसी को भी आरोपी को जेल में रखा जा सकता है। सरकार ईडी का जमकर दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत के मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी अकेले कैसे, उनके पास ईडी और सीबीआई है, अकेले तो राहुल गांधी हैं। ये आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट का बड़ा बयान सुर्खियों में है। दरअसल रामलाल जाट ने पीएम नरेंद्र मोदी के अकेला सब पर भारी वाले बयान पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अकेले नहीं है, वे सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, ऐसे में वे अकेले कैसे हुए। जाट ने कहा कि अकेले तो राहुल गांधी हैं। विधानसभा में भाषण के दौरान राजस्व के अनुदान मांगों पर बहस के जवाब देते हुए मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि पीएम मोदी सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, उनके पास तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद है। यही नहीं, उनके साथ में अडानी भी है, फिर वे अकेले कैसे हुए। रामलाल जाट ने कहा कि अकेले तो राहुल गांधी हैं, जिनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स और सभी नेता पड़े हैं। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ तेज हो गया बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। 6 जगहों पर किया प्रदर्शन, मांगा मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा। यह आपको बता दें कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी पूरे तरीके से हमलावर है। प्रदेश बीजेपी संगठन गुरुवार से ही दिल्ली के कई क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमीन पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे को सत्य की जीत बता रही है। मनीष सिसोदिया और डॉक्टर सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को इस मामले पर घेर रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि निम्न स्तर की राजनीति पर आम आदमी
पार्टी अब उतारू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला पूरे तरीके से उजागर हो चुका है और ये अपनी गंदी राजनीति को छुपाने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। शराब घोटाले मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी पूरे तरीके से हमलावर है। बीजेपी की ओर से चिराग, दिल्ली, सीलमपुर, आरके आश्रम, लक्ष्मी नगर, जामा मस्जिद और नंगली डेयरी क्षेत्रों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। पोस्टर के साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिए। इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल अपना इस्तीफा दो। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों की उत्पत्ति आम आदमी पार्टी से हुई है और ये अपना पाप छुपाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार का ध्वज लेकर घूम रही है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और वो किसी भी हाल में केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। और ये बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार को लगा एक और तगड़ा झटका। जेडीयू से मीना सिंह ने दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एक और तगड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। पटना के मौर्या होटल में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मीना सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। मीना सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से वो अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जंगल राज के युवराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, बिहार की जनता डर गई है। पुराने दौर की वापसी दिख रही है। जेडीयू के साथ में मेरा रहना नाइंसाफी होगा। मीना सिंह ने कहा कि 2014 में भी वो नीतीश कुमार के साथ रही, जबकि बहुत सारे लोग उन्हें छोड़कर चले गए। जेडीयू को उन्होंने कभी नहीं भूला। 2015 में भी बिहार में महागठबंधन बना, लेकिन जनता को इसलिए चिंता नहीं हुई क्योंकि पूरी मजबूती से नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहा। भ्रष्टाचार के छींटे सहयोगी दल पर लगे तो बिना देर किए नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया। आज की स्थिति दूसरी और बहुत ही भयावह है। बिहार की महागठबंधन सरकार पर मीना सिंह ने हमला बोला और कहा कि जब से यह सरकार बनी है पूरे बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं। अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि 2005 के पूर्व की तरह खास तरीके के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। जनता परेशान है। जंगल राज वापसी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है। पूर्व सांसद मीना सिंह ने कहा कि सबसे दुखद पल तो वो रहा जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद तो वो विचलित हो गई। उनके लोग कहने लगे कि अब जेडीयू में क्या बचा है, आगे वो क्या करेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों के साथ में बैठकर विचार करेंगी। बिहार में हित में जो मंजूर होगा उसी रास्ते पर चलेंगी। मीना सिंह के साथ में बड़ी संख्या में दूसरे नेताओं ने भी जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के बाद मीना सिंह ने भी जेडीयू छोड़ दी है। और ये बड़ी खबर, भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए की गई स्थगित। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ने सदन में विपक्ष के हंगामे शोर शराबा को देखकर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने का फैसला लिया। विधायक जीतू पटवारी के निलंबन की गूंज सदन में सुनाई दी। कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के लिए ममता बनर्जी अपना समर्थन देंगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।